हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के टर्म फर्स्ट के वन शॉट वीडियोस के बारे में। तो आज हम पहला चैप्टर का वन शॉट देंगे, ऐसे ही बाकी जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म फर्स्ट में उनका वन शॉट देंगे। और इसके बाद इनसे रिलेटेड जो सैम्पल क्वेश्चन वगैरह हैं वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो भी फिजिक्स एडुकेयर के नाम से ही है। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरी अपनी वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। ओके, तो पहले चैप्टर का जो चैप्टर फर्स्ट, ये 12th क्लास की बात हो रही है। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में बात होती है किसकी? चार्ज की। ओके, कौन सा चार्ज है यहाँ पर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ओके, और 1 कूलाम्ब किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है? एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिव होता है, साथ में क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड बोले तो Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल्स होता है। n की वैल्यू इंटीजर होगी। ओके, ये कब सही होता है? तो ये तब सही होता है जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ओके, सब जगह ये सही नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन के बाद हमारा आ गया, नेक्स्ट है कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब हुआ कि चार्ज जो है हमारा ना कभी बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। चार्ज हमारा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। और सेम नेचर के चार्ज यानी पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ओके, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमारी चार्ज से रिलेटेड थी। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की क्या होगी? तो Q स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा E के बराबर। और E पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज हमारा होता है इस पर। अब बात आती है कि कोई भी चार्ज को हम, कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, यानी चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। चार्जिंग ऑफ बॉडी के 3 हेड्स आते हैं। पहला हेडिंग आता है जिसमें हम कह सकते हैं बाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट में आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए A, इस पर चार्ज था Q और ये है B, आइडेंटिकल हैं दोनों। तो यहाँ पे जब हम वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो बाद में A पर कितना हो जाएगा? Q/2, B पर कितना हो जाएगा? Q/2। अब देख लो, यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। जब ये कनेक्टेड नहीं था तो इस पर Q चार्ज था, इस पर 0 था। ओके, इस पर कितना था? 0 था, इस पर Q था। बाद में इस पर आधा आ गया और इस पर आधा, क्योंकि दोनों बॉडीज कैसे थे? आइडेंटिकल थे। ओके, फिर इसके बाद बात आती है फ्रिक्शन से, रबिंग। इसी को बोला जाता है बाई फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? अगर मान लो दो बॉडीज को हम क्या करें? आपस में रब करेंगे तो क्या होगा? मान लेते इधर से 100 इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव 100 इलेक्ट्रॉन और इस पर हो जाएगा माइनस 100 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर चार्ज कभी भी बनता नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन हो जाएगा। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तीसरा हमारा केस आता है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन। ये हमारा केस था फर्स्ट, कॉन्टैक्ट मेथड या कंडक्शन भी बोला जाता है इसको, कंडक्शन। ओके, फिर उसके बाद है फ्रिक्शन और तीसरा है इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है? कोई बॉडी होती है और ये बॉडी हमारी कैसी है? चार्ज्ड है। मान लेते हैं ये A है, इस पर चार्ज Q है, और ये बॉडी हमारी चार्ज नहीं है। ठीक है, B। जैसे ही ये आएगा इसके सामने तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस 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 यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, ऐसे चार्जेस यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो इस चार्जिंग के प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्शन। ओके, इंडक्शन में क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो देखा जाए A पर पूछा जाए कि A पर नेट चार्ज कितना है तो बोलोगे 0। पूछा जाता है असर्शन रीजन में कि
एक बॉडी है, दूसरे बॉडी के लेके आए हम, तो ये जो दूसरी बॉडी इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज इसके रहते भर में 0 होगा। ओके, तो ये कुछ हमारे थे बात जिनमें हमने बात किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर और चार्जिंग के ऊपर। ठीक है, अब फटाफट इनको नोट करिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ओके, तो आइए अब बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। अगर आपको पूरा इन डिटेल देखना है तो इस चैप्टर का इन डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने, हर एक टॉपिक वाइज हमारा वीडियो है, उसको आप जा करके देखें प्लेलिस्ट में, चैप्टर फर्स्ट का करके 12th का। ओके, अब बात आती है कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, मान लीजिए Q और Q, ये 1 ये 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। अब देखिए ये वाला चार्ज इसको इधर बाहर की तरफ धक्का मारेगा जिसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला चार्ज इसको बाहर की तरफ धक्का मारेगा जिसको बोलेंगे 2 ड्यू टू 1। ओके, और ये R है, तो दोनों ये फोर्स जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1, और ये न्यूटन के एक्शन रिएक्शन पेयर को दिखाते हैं। तो इधर अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, माइनस का F12 वेक्टर ऐसे। ओके, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो F इज इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आएगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ पर K को हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, यूनिट यहाँ से निकल जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला आप अपने से लिख लेंगे। ओके, चलिए डायमेंशनल फार्मूला पूछता है इसलिए ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा अपने से। ओके, फिर इसके बाद आता है इन ए मीडियम, अगर कोई मीडियम आ जाए। ओके, मान लेते हैं मीडियम आ गया, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K0 है, और इस चार्ज को वापस से हमने कहाँ रख दिया, Q1 और Q2 को, डिस्टेंस वही है R है, तो इस केस में जो होगा F मीडियम वो हमारा होगा F/K0। K0 को क्या बोला गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, फार्मूला होता है K0 का मीडियम का एप्सिलॉन नॉट अपॉन मीडियम का परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस का। ठीक, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ से हमारा ये फार्मूला आ जाता है। इसका मतलब मीडियम में रखने से क्या होता है, हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं F एयर, इसको भेज दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं K0 इज इक्वल टू F एयर अपॉन F मीडियम, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब आता है देखा जाए ये फोर्स कैसा है, तो ये फोर्स 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से ग्राफ हमको दो मिल जाएगा, एक ग्राफ हो जाएगा फोर्स और R के बीच में, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद अगर हम ग्राफ देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा हूँ, फोर्स के बारे में और 1/R स्क्वायर के बारे में, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये कूलम्स लॉ की कहानी थी। ओके, आइए इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो आप फटाफट पॉज करके नोट कर लें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कूलम्स लॉ पे। ओके, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम को क्या करता है, सुपरपोजिशन थ्योरम को ये फॉलो करता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पे कैसे होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है ए और ए, ठीक है, यहाँ पर चार्जेस हैं A B C D, मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज कितना है Q और Q, तो नेट फोर्स F नेट एट B पर कितना होगा, तो देखो ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ड्यू टू B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ये वाला नीचे लगाएगा तो फोर्स ऑन B ड्यू टू C,
और ये वाला इस तरफ लगाएगा तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। अब क्या होगा, इन तीनों का हमको वेक्टर सम लेना होगा। इसी मेथड को बोला जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर Q दे दिया, Q दे दिया, तीसरा चार्ज एक रख दिया और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q सच दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कभी भी इक्विलिब्रियम की बात आए तो कॉन्सेप्ट कहता है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। एफ नेट ज़ीरो कब होगा, जब ऐसा सिचुएशन बने, है ना, इधर भी और इधर भी, तो ऐसा फोर्स बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको बाहर धक्का मारेगा और ये वाला भी इसको बाहर धक्का मारेगा। अगर ये निगेटिव होगा तब क्या होगा, ये जो फोर्स इधर लग रहा था ये फोर्स किधर लगने लगेगा, इधर। इसका मतलब इसको निगेटिव होना चाहिए। ओके, फिर अब देख लेते हैं, इसकी वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा और इसकी वजह से इसको बोल देंगे राइट, इसकी वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा, इसको बोल देंगे लेफ्ट। तो ये भी बन रहा है इस सिचुएशन में, ये भी बन रहा है। और इसको देख लेते हैं, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से अंदर। अब ये पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो एक बार आपको इनके बीच फोर्स निकाल लेना है और एक बार इनके बीच फोर्स निकाल लेना है और दोनों को क्या कर लेना है, इक्वेट करना है। यानी एफ क्यू क्यू इज इक्वल टू एफ क्यू क्यू, दोनों का इसको इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी सॉल्यूशन में आता है आपका आंसर वो आ जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हो गए, ये सुपरपोजिशन के हो गए। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, E इज इक्वल टू डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहाँ से अगर हम रीअरेंज करेंगे तो F इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा QE। यहाँ पर ध्यान देना, कोई चार्ज Q है जिसकी वजह से यहाँ पर फील्ड है और यहाँ पर स्मॉल q लेके आ रहे हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE। ये E किसकी वजह से है, इसकी वजह से है, और ये Q कौन है, ये चार्ज है। समझ में आ रही बात। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QE वेक्टर। ओके, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो मान लीजिए कोई पॉइंट है Q और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, कितनी दूरी पर है, R पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। समझ में आई बात। यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, E और R का ऐसे बन जाएगा, और 1/R स्क्वायर और E का कैसा बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो फटाफट आप इतना नोट करिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के। किसके बन सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम के। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के कैसे बनेंगे, देखिए सुपरपोजिशन वाला कैसे बन सकता है, तो ऐसे बन सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस Q, यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस Q। इस पॉइंट पे निकलना है, ये L है, ये L है और ये भी L है। तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से इधर, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इधर, तो ये हो जाएगा E माइनस और ये हो जाएगा E प्लस। ओके, और अगर ऐसे देखा जाए तो डिस्टेंस इनका सेम है, इनका सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। इसका कंपोनेंट आएगा E प्लस कॉस थीटा, ऊपर आएगा E प्लस साइन थीटा। इसका कंपोनेंट आएगा E माइनस कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट नीचे आएगा E माइनस साइन थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, ये बचेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। किसका पूछ सकता है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब हुआ कि जैसे दो चार्जेस हैं, ये Q और Q, इनसे पूछेगा कि यहाँ पर कहीं पर किसी चार्ज Q0 को रखें तो इस चार्ज से उसकी दूरी क्या होगी जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ज़ीरो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से निकाल लेंगे, तो E लेफ्ट बराबर क्या कर देंगे, E राइट। इसका मतलब हुआ कि E नेट क्या करना है, हमको ज़ीरो कर देना है, दोनों की वजह से जोड़ के। कभी कभी ज़ीरो वाला नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है नेट कितना होगा, तो हम नेट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनते हैं। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, प्लस चार्ज से शुरू होती हैं
और माइनस चार्ज पर मतलब प्लस चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स, है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। ओके, ये देखो, और अगर दो प्लस चार्जेस आ जाएं तब तो क्या होगा ऐसे बनती हैं। समझ में आ रही है बात? तो इधर से निकलेगा प्लस वाले से, दोनों प्लस हैं तो निकलेगा ऐसे। समझ में आ रही है बात? अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ऐसे बनता है। ओके, प्लस से बाहर की तरफ निकलेगा और इधर अंदर की तरफ आएगा। देखा जाए तो ये क्लोज लूप नहीं है। ओके, तो ऐसे बनते हैं, डाइपोल की वजह से भी है। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती हैं। दो पॉजिटिव चार्ज कैसा बनता है, नेगेटिव कैसा बनता है। और फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे उनके पास दो डायरेक्शंस होंगे, लाइक दिस। मान लीजिए एक पॉइंट पी पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो दो डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, फिर इसके बाद आती है बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये सारे अलग अलग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फील्ड लाइंस मैंने बना दिए हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ओके, तो आइए फटाफट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करें। अच्छा, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर मान लो आपको ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, एक पॉइंट यहाँ दे दे 2 और एक पॉइंट यहाँ दे दे, मान लेते एक पॉइंट यहाँ दे दे 1, बोले कि E1 एंड E2 में क्या रिलेशन है। तो देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये प्लस दे दे और ऐसे ऐसे ये बता दे कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे निकल रही हैं, और यहाँ पर 2 पॉइंट दे दे। ठीक है, एक पॉइंट 1 है और इधर कहीं दे दे 1.2। ओके, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, E1 ग्रेटर होगा E2 से। क्यों? क्योंकि E1 जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो 2 पर कम होगा और 1 पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ 1 पर ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइंस है, यहाँ पर कम है, तो E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर लेते हैं। आप पॉज कर करके अपना नोट करते रहिएगा जो भी आपको नोट करने लायक मिले, और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जहाँ तक बात आती है तो ये दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, अच्छा इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 2ql, यानी लेंथ पूरा ले लेते हैं, एक कोई चार्ज उठा लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ किसका, H2O मॉलिक्यूल का। किसका? H2O का। तो ये देखो यहाँ प्लस तो इधर माइनस, ये दोनों क्या है? लोन पेयर हैं। तो इस तरफ आपको मिलेगा P, इस तरफ भी मिलेगा आपको P वेक्टर। मान लेते हैं एंगल कितना, थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना निकालेंगे, P नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। याद है, ये वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम इस फॉर्मूले से इनको निकालते हैं। ओके, चलिए अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से फील्ड अगर निकालने की बात है, इसमें दो सिचुएशन आता है। एक सिचुएशन आता है यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से कोई डिस्टेंस है P जो कि इसके एक्सिस पे है, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे ये R है, यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 2L है। तो ये L और L होगा, ये O है।
तो यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मिलता है, इस तरफ मिलता है, और इसको एक्सियल बोल दिए। एक्सियल का कितना आएगा फॉर्मूला, तो डेरिवेशन करने के बाद ये आता है 2k p अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना था 1/r², और यहाँ पर कितना आ रहा है 1/r³ आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका। और ये देखो p वेक्टर इसलिए क्योंकि p वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ओके, अगर हम बात करें इक्वाटोरियल का, किसका बात करें, इक्वाटोरियल का, तो इक्वाटोरियल का केस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इक्वाटोरियल में ये कितना हो जाएगा, ओ यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी 2l, और ये हमारा हो जाएगा r पॉइंट, यहाँ पर है +q, यहाँ पर है -q। तो p वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्वाटोरियल पर, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और ये कितना होगा, तो ये होगा -k p अपॉन r³। ओके, अगर रेशियो देखा जाए दोनों का, एक्सियल अपॉन इक्वाटोरियल, तो ये आता है 2, ठीक है, क्योंकि ये डबल होता है इससे। और इसका माइनस लगने का मतलब p वेक्टर जा रहा था इस तरफ और नेट फील्ड जा रहा है इस तरफ, दैट्स वाई ये है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात आती है, अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, दो केसेस बनते हैं, एक बार यूनिफॉर्म में रखेंगे, एक बार नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं डाइपोल को, तो क्या होता है, ये +q और ये -q। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये एंगल थीटा है, माइनस से प्लस की तरफ क्या जाता है, p वेक्टर जाता है। तो यहाँ पर F नेट कितना लगेगा बेटा, नेट F फोर्स पूछेगा तो 0 लगेगा। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, माइनस का q इस पर किधर लगेगा, इस तरफ, प्लस का q। नेट फोर्स को तुम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0। लेकिन टॉर्क नेट 0 नहीं होता है, कब, जब फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म फील्ड होगी तब। ओके, अब देखिए टॉर्क कितना आता है, तो यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू आती है वो आती है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। अगर हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखें तो लिखेंगे PE साइन थीटा, ठीक है। अब t मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो टॉर्क कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि साइन 0 हो जाता है। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, PE के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में क्या होता है कि F नेट 0 नहीं होता है, टॉर्क नेट भी 0 नहीं होता है, टॉर्क नेट भी 0 नहीं होता है, दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे फ्लक्स के बारे में, किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए ताकि हम फ्लक्स के बारे में बात कर पाएं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, आइए समझते हैं। उसके बाद गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं ये कोई हमारा सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक, इधर से आई ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एंगल कितना बना, थीटा, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फ्लक्स कहता है कि मैं E डॉट A हूँ। अगर छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे अपन लोग फाई, तो ये इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे सर्कुलेशन इंटीग्रेशन बताता है कि क्लोज्ड एरिया लेना है। अगर हम और अच्छे से देखें तो ये हो जाएगा EA कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एंगल जो है कोई भी दिया रहता है वो ले लेते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना है थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का है, वही लेना है। ओके, इसके बाद बारी आती है किसकी, गॉसेस लॉ की, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में ये चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मान लेते हैं कि Q4 और Q5 चार्जेस हैं, तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कैसा होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड की वैल्यू कितनी होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, Q4 और Q5 को इसने इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए खाली अंदर वाले चार्ज के बारे में ही बात होती है। इसी को बोला जाता है गॉसेस लॉ। तो एक फ्लक्स यहाँ से और एक फ्लक्स यहाँ से, ये सिमेट्री वाले प्रॉब्लम में यूज़ होता है,
काफ़ी यूज़ होता है। तो इसका एप्लीकेशन पढ़ने से पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला लीनियर होता है, लीनियर को लैम्डा से दिखाते हैं, ये होता है क्यू पर यूनिट लेंथ। दूसरा होता है सरफेस, सरफेस को सिग्मा से दिखाते हैं, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा होता है वॉल्यूम, क्या होता है? वॉल्यूम, इसको रो से दिखाते हैं, रोने वाला रो नहीं, रो से दिखाते हैं, ये हो जाएगा क्यू बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब आइए इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। तो गॉसेस लॉ की कहानी ये रही, फ्लक्स की कहानी ये रही। अब हम बात कर लेते हैं गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, जो इस बार आपको पढ़ना है वो कितना पढ़ना है? 2 पढ़ना है। एक चार्ज प्लेन शीट की वजह से पढ़ना है, प्लेन शीट की वजह से पढ़ना है। तो चार्ज प्लेन शीट ये ऐसे हो गई। ठीक है, इस प्लेन शीट पर हमने क्या कर दिया है? चार्ज रख दिया है ऐसे। तो ये चार्ज प्लेन शीट जो है ये सिग्मा है। ओके, और सिग्मा कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से किसी पॉइंट P पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है, आप जाके पूरा देख सकते हैं। हर एक चीज़ का डेरिवेशन मैंने पूरे वीडियो में कराया है, तो आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। ये हमने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप वन शॉट बनाइए जिसमें डेरिवेशन मत कराइए, खाली फॉर्मूले सारे बता दीजिए, इसलिए हमने ये वीडियो किया है। ओके, इसके बाद आता है, मान लीजिए ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर, कैसा हो? लीनियर। ठीक है, तो लीनियर का ये लैम्डा दे रखा है। यहाँ से किसी पॉइंट P पर अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वो हो जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, R से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर ये निगेटिव होगा सिग्मा तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ऐसे आ जाएगा। लेकिन इस केस में अगर आप ग्राफ बनाएंगे R और E के बारे में तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बनेगा। पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा था? E और R, तो ये जल्दी डिक्रीज करता था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आपसे E और 1/r का ग्राफ पूछे तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये केस था हमारा। इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। अगला वीडियो जो बनेगा उसको 2 फ्रैक्शन में करेंगे। 2 फ्रैक्शन मतलब एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। ओके, तो टिल देन दैट्स वाई, बाय बाय।